हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद विज्ञान क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है वो जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आंग्लो मैसूर युद्ध। तो आज हम आंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी तरह का एग्जाम हो, तो वहां से इस टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक भी कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये इसका जन्म जो है साल 1721 में होता है। कहां पर? कोलार में, कर्नाटक में जगह है कोलार। तो ये उस समय जो हैदर अली था वो मैसूर में एक शासक हुआ करते थे, अडयार वंश के राजा कृष्णराज। तो उनके राज्य में ये एक बतौर सैनिक था, इसने सैनिक के तौर पर इसने काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो राजा कृष्णराज के दो मंत्री हुआ करते थे, नंदराज और देवराज। तो राजा की सारी पावर जो थी उस दो प्रधानमंत्रियों के हाथ में थी। तो नंदराज जो प्रधानमंत्री था उसने साल 1755 में हैदर अली को डिंडी गुल का क्या बनाया? फौजदार बना दिया। क्योंकि हैदर अली काफी जो साहसी एक सैनिक था, तो इसकी सैनिक प्रतिभा को देखते हुए नंदराज प्रधानमंत्री ने इसको डिंडी गुल का क्या बना दिया? साल 1755 में इसे डिंडी गुल का फौजदार बना दिया। ठीक है, और उसी साल 1755 में हैदर अली ने डिंडी गुल के अंदर एक शस्त्रागार जो है उसकी भी स्थापना की। तो हैदर अली एक काफी साहसी और एक काफी बुद्धिमान, दूरदर्शी जो था वो एक सैनिक था। ठीक है, और जब इसने अपने शक्तियों का विस्तार कर लिया, फाइनली इसने साल 1761 में मैसूर की गद्दी पर जो है इसने अपना कब्जा कर लिया और ये मैसूर का क्या बन गया? शासक बन गया। साल 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। ठीक है, तो हैदर अली जैसे जैसे अपनी शक्तियों का विस्तार करता है वैसे वैसे इसके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हैदर अली की बढ़ती शक्तियों को देख अंग्रेज, हैदराबाद के निजाम और मराठा ये काफी विचलित हो जाते हैं, काफी चिंतित हो जाते हैं, जिससे कि हैदर अली को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हैदर अली को कंट्रोल करने के लिए ही ये एक एंग्लो मैसूर युद्ध है जो इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, क्योंकि हैदर अली जो था, अंग्रेजों को पता था कि अगर हैदर अली को हराना है तो निजाम और मराठों का साथ उन्हें चाहिए। ठीक है, परंतु हैदर अली ने अपनी बुद्धिमानी से निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया, जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो अकेले पड़ गए और यहीं से एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है पहले आंग्ल मैसूर वॉर की। ठीक है, तो पहला जो आंग्ल मैसूर वॉर था वो शुरू होता है साल 1767 से लेकर 1769 के बीच में, और उस समय लॉर्ड वार्सलेट जो थे वो उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे वार्सलेट। ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड में ये वॉर शुरू होता है और हैदर अली जो होते हैं इसमें मुख्य किरदार में होते हैं, क्योंकि हैदर अली को सपोर्ट होता है यहाँ पर किसका? हैदर अली को सपोर्ट होता है यहाँ पर मराठाओं का और हैदराबाद के निजाम का। तो हैदर अली इस त्रिगुट संगठन में अपने आप को शामिल कर लेता है, ये एक त्रिगुट संगठन बन जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो इस जो युद्ध था, ये जो है युद्ध था एंग्लो मैसूर वॉर, जो पहला युद्ध था, इस युद्ध का अगर मैं कारण की बात करता हूं तो पहला कारण जो था वो क्या था? हैदर अली की बढ़ती शक्तियों से अंग्रेजों को खतरा था। अंग्रेज अपने आप को जो है कमजोर समझ रहे थे हैदर अली की बढ़ती हुई शक्तियों से। दूसरा, हैदर अली जो था वो फ्रांसीसियों को काफी निकट जा रहा था, फ्रांसीसी के काफी सपोर्टिव में था, फ्रांसीसी हैदर अली को काफी सपोर्ट कर रहे थे और फ्रांसीसी जो थे वो अंग्रेजों के दुश्मन थे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी थी। तीसरा, हैदर अली जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहा था। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि हैदर अली हमारे अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और अपनी ताकत को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। तो इसी तरीके से ये पहला आंग्ल मैसूर वॉर शुरू होता है। इस आंग्ल मैसूर वॉर में एक तरफ हैदर अली होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं जनरल स्मिथ। ठीक है, तो क्योंकि ये आंग्ल मैसूर वॉर जो है इसमें हैदर अली का साथ निजाम और मराठे देते हैं, इसीलिए इस आंग्ल मैसूर वॉर में अंग्रेजों को जो है मार खानी पड़ती है, अंग्रेजों को काफी क्षति उठानी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक संधि होती है अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, और वो संधि होती है मद्रास की संधि। 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में मद्रास की संधि होती है और इस संधि में ये तय किया जाता है कि आगे से
अंग्रेज और हैदर अली एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा, जब कभी भी युद्ध होगा हैदर अली और अंग्रेजों के ऊपर, यदि कोई दूसरा व्यक्ति युद्ध करता है, तीसरा व्यक्ति युद्ध करता है, तो ये दोनों युद्ध के समय एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये डिसाइड होता है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। परंतु होता क्या है, साल 1771 और 72 के आसपास एक मराठा पेशवा थे माधव राव। ये माधव राव जो मराठा पेशवा थे, ये हैदर अली के ऊपर हमला कर देते हैं, हैदर अली के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि मद्रास की संधि में अंग्रेज हैदर अली से प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपकी जो है हेल्प करूंगा यदि आपके ऊपर कोई दूसरा अटैक करता है। परंतु जब माधव राव हैदर अली के ऊपर अटैक करता है तो अंग्रेज किसी तरह से कोई मदद हैदर अली की नहीं करते हैं। तो इस बात से हैदर अली अंग्रेजों से काफी नाराज हो जाता है और वो एक तरीके से वेट करता है कि कब उसको ऐसा मौका मिले कि वो अंग्रेजों के साथ जो है लड़ाई करे और उनको मार दे, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो वॉर शुरू होता है वो होता है साल 1780 से लेकर साल 1784 में। ये जो होता है ये आंग्ल मैसूर वॉर सेकंड था और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे यहाँ गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में ये युद्ध शुरू होता है और ये युद्ध जो होता है ये हैदर अली के साथ सबसे पहले लड़ने के लिए आते हैं हेक्टर मुनरो और कर्नल बेली, लेकिन हैदर अली अपनी सूझबूझ से, अपनी योग्यता और क्षमता से इन दोनों को युद्ध में हरा देता है, जिसकी वजह से अंग्रेज काफी चिंतित हो जाते हैं। और वॉरेन हेस्टिंग जो है इसके बाद हैदर अली को कंट्रोल करने के लिए काफी योग्य और दूरदर्शी अपने सेनापति सर आयरकूट को भेजता है, ठीक है। सर आयरकूट जो है ये हैदर अली को कंट्रोल करने के लिए इनको भेजा जाता है और हैदर अली को ये कंट्रोल कर लेते हैं। साल 1781 में एक युद्ध होता है पोर्टोनोवा का युद्ध, जिसमें आयरकूट जो है हैदर अली को हरा देते हैं और हैदर अली को कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। जब हैदर अली को कंट्रोल कर लिया जाता है तो इस युद्ध के एक साल बाद साल 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और ये युद्ध जो है आगे कंटिन्यू किया जाता है हैदर अली के पुत्र टीपू के द्वारा, ठीक है। टीपू जो था ये हैदर अली का पुत्र था, ठीक है। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद इस युद्ध को कंटिन्यू करते हैं टीपू सुल्तान, ठीक है। और फाइनली इस युद्ध को कंटिन्यू करते हुए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में काफी झड़प होती है और फाइनली जो है एक संधि हो जाती है अंग्रेज और टीपू के बीच में, जो होती है मंगलोर की संधि। इस मंगलोर की संधि के अनुसार ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र आपस में एक दूसरे को वापस कर देते हैं और उस समय जॉर्ज मैकटर्नी जो होते हैं ये इस संधि पर टीपू सुल्तान के साथ साइन करते हैं, जिसमें ये तय होता है कि अंग्रेज और टीपू ने जो एक दूसरे के क्षेत्र जीते हैं वो एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साल 1784 में मंगलोर की संधि होती है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में, ठीक है। इसके बाद देखो अब आगे आता है साल 1790 और 92, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज जो है वो हैदर अली के खिलाफ टीपू सुल्तान के खिलाफ जो है अंग्रेज एक मराठा और जो निजाम था उनका भी साथ पा लेते हैं और उनको ये बोला जाता है कि अगर आप टीपू सुल्तान को हराने में मदद करेंगे तो हम टीपू सुल्तान के जो राज्य का हिस्सा है वो आपको देंगे, ठीक है। तो साल 1790 और 92 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे कॉर्नवालिस, ठीक है। तो कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के साथ जो है वो निजाम और मराठा जो है ये भी कॉर्नवालिस के साथ सहयोग करते हैं, इसको टीपू सुल्तान को हराने के लिए। और टीपू सुल्तान को हराने के लिए इनकी संयुक्त सेना जो है मिलकर हमला करती है, जिसमें टीपू सुल्तान को काफी क्षति होती है और इस युद्ध में वो हार जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान की हार होती है और टीपू सुल्तान क्योंकि हार जाता है इसीलिए टीपू सुल्तान के ऊपर एक संधि थोपी जाती है जिसका नाम होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये रंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के ऊपर लगा दी जाती है क्योंकि टीपू सुल्तान को युद्ध का कारण माना जाता है, इसीलिए टीपू सुल्तान के ऊपर कितना 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें से टीपू सुल्तान 1.5 करोड़ रुपया तो दे देता है, बाकी 1.5 करोड़ रुपया इसके पास जो है खजाने में इसके कम रह जाता है, जिसकी वजह से अंग्रेज इसके दोनों पुत्रों को जो है बंधक बना लेते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा जो इस पे संधि की जो शर्त होती है कि टीपू को जो है अपना आधा राज्य जो है अंग्रेजों को देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ काफी हद तक अंग्रेज टीपू सुल्तान को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान जो है एक स्वाभिमानी और एक साहसी योद्धा था। वो
इतनी आसानी से अंग्रेजों पे कंट्रोल आने वाला नहीं था। और ये बात अंग्रेज भी जानते थे, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों की या दूसरे देश में जो विदेशी जो यूरोपीय शक्ति हैं उनकी मदद ले रहा है। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए, उनको हराने के लिए विदेशों में अपने दूत भी भेजते हैं, और जिसका खबर जो है अंग्रेजों को लगती है और अंग्रेज इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि का उल्लंघन मानते हैं। और फाइनली अंग्रेज जो है फिर क्या करते हैं, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर, इसकी घोषणा हो जाती है साल 1799 के अंदर। साल 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है, अंग्रेजों ये आरोप लगाते हैं कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि का उल्लंघन किया है। वो चुपचाप गुपचुप तरीके से दूसरी यूरोपीय ताकतों जो अंग्रेजों के खिलाफ है उनकी सहायता ले रहा है अंग्रेजों को हराने के लिए। तो अंग्रेज जो है यहाँ पर चौथा एंग्लो मैसूर वॉर शुरू कर देते हैं, जिसमें गवर्नर जनरल वेलेज़ली के भाई आर्थर वेलेज़ली, उनके साथी हैरिस और स्टुअर्ट, ये तीनों जो हैं अपनी संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर हमला कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान आर्थिक रूप से और लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते काफी कमजोर हो चुका था सैनिक दृष्टि से, लेकिन ये साहस की इसमें कोई कमी नहीं थी। ये बड़ी वीर और बहादुरी से अंग्रेजों का सामना करता है। परंतु फाइनली साल 1799 के चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में अपनी राजधानी रंगापट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो शेरे मैसूर टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। तो ये शेरे मैसूर अपनी राजधानी रंगापट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद इसके मैसूर, जो इसका राज्य था मैसूर, उसको अंग्रेज आपस में, निजाम और अंग्रेज आपस में बांट लेते हैं। और इसके बाद मैसूर की गद्दी पर आड्यार वंश के ही किसी एक बालक को बिठा दिया जाता है और मैसूर अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य को अंग्रेज जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो टीपू सुल्तान जैसे वीर और बहादुर व्यक्ति जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और अंग्रेज जो है फाइनली ये वॉर जीत जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये वॉर जो मैंने बताई है, आपको इसके कारण और इसके फैक्ट समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और अपने कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है और आपको कैसे समझ में आया है। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर अपनी अगली वीडियो पे। थैंक यू।